हाय, मैं अजीत कुमार अजीत सर ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूं, विकास। चैप्टर आरंभ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अजीत सर ऑनलाइन कोचिंग और आप मेरे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं www.historyonline.co.in। इस पर आपको बहुत सारी सामग्रियाँ, स्टडी सामग्री आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो विकास क्या है, सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे कि विकास क्या है, विकास की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है, विकास की अवधारणा क्या है, विकास हमारा किस प्रकार की हो ऐसा हम सोचते हैं, हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, किसी देश का विकास कैसा होना चाहिए, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं। तो हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले चलते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि विकास क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के क्या मायने हो सकते हैं। तो यदि आप किसी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर से आप पूछेंगे कि आपके लिए विकास क्या है, आप क्या आपकी आवश्यकता है, तो कहेगा कि एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाता ताकि हम अच्छे तरीके से खेती कर सकें और परिवार का पालन कर सकते, या बेहतर मजदूरी प्राप्त हो जाए हमको ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जिससे कि वह हमारे जैसा ना बने, कुछ बेहतर हो, सामाजिक भेदभाव ना हो क्योंकि हमारे समाज में आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर भेदभाव होती है, इसलिए सामाजिक भेदभाव ना हो। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की ये सोच होती है और यही उसके लिए विकास के मायने होते हैं। लेकिन यदि गरीब किसान के विकास के मायने यदि हम पूछते हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है, तो उनके लिए है कि सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो ताकि वर्षा पर निर्भर ना रहें। तो गरीब किसान चाहेगा कि भाई बिना जो है हम ज़्यादा पूंजी ना लगे हमारे खेतों में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फसल हो, तो सिंचाई की सुविधा हो जाने से वह आराम से अपना फसल उत्पादित कर सकता है। इसके अलावा फसल यदि उपज जाता है तो उस फसल का अच्छा मूल्य भी प्राप्त हो जाए, खेती के लिए अधिक जमीन का टुकड़ा उपलब्ध हो ताकि और ज़्यादा खेती का विस्तार वो कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए अच्छी शैक्षणिक वातावरण मिले। तो इस तरीके से एक गरीब किसान के विकास के मायने होते हैं। वो ज़्यादा बड़ा नहीं सोच रहा है कि हमको बहुत सारी संपत्ति एक बार आ जाए, लेकिन वो यही चाहता है कि कुछ ऐसे बुनियादी सुविधाएं जो अभी तक उसको नहीं मिल पाई है वो उसको प्राप्त हो। उसी तरीके से एक समृद्ध पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास के मायने क्या हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं उसके लिए फसल का उच्च समर्थन मूल्य होना चाहिए, मेहनती और सस्ते मजदूर मिल जाए तो और क्या कहना, जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेतों में अनाज उपजा सकता है, उन्नत किस्म के बीज और उर्वरक सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाए तो और ज़्यादा मात्रा में जो है खेतों में प्रयोग करके और ज़्यादा फसल उपजा सकता है। इसके अलावा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, वो चाहेगा कि आप उसके परिवार में आय जो है वो खेतों से जो आय होती है वो ज़्यादा हो ताकि परिवार का भरण पोषण और बेहतर तरीके से वो कर सके। इसके अलावा एक शहर में एक अमीर परिवार की एक लड़की पढ़ती है तो उसके लिए भी पूछेंगे कि विकास के आपके लिए क्या मायने हैं, तो उसकी एक अलग मायने निकल करके आएगा। आप सोचेंगे यार इतनी सारी संपत्ति इसके पास तो है, समृद्धशाली है, इसके पिता नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, इसके लिए तो ये तो खुद ही जो है विकसित है, इसको क्या कहना है जो, लेकिन उसकी एक अलग मायने है विकास के। वो क्या मायने हैं, वो अपने भाई की तरह आज़ादी चाहती है कि जितना भाई उसकी आज़ाद पूर्वक स्वतंत्र पूर्वक इधर उधर घूमता है तो उसे भी उस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए, फैसला खुद लेने की आज़ादी, उसको भी फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए, और जो देश में शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो चाहेगी कि विदेश में भी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो हर व्यक्ति की अलग अलग विकास के मायने होते हैं, किसी को एक तराजू में हम नहीं तौल सकते हैं। नेक्स्ट है, उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि सभी लोगों के लिए अलग अलग विकास के मायने होते हैं। कभी कभी दो लोगों के लिए विकास एक दूसरे के लिए परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। यदि आपका विकास जिस तरीके से हो सकता है कि आपके विकास से दूसरे को नुकसान भी हो जाए। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, उसका भी अपना विकास हो, हमारा भी अपना विकास हो, लेकिन विकास दोनों का हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह दोनों का विकास परस्पर एक साथ ही चले। हो सकता है कि एक का विकास हो तो दूसरे का नुकसान भी हो। तो कैसे, तो देखते हैं। अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, मतलब बिजली अधिक उत्पादन करना हो तो उसके लिए क्या चाहेंगे कि भाई जितने बड़े बड़े नदी डैम हैं वहाँ पे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो
ताकि जो है उनको उद्योगों के लिए ज़्यादा बिजली मिले। लेकिन जो आसपास जहाँ पे वो बांध बनाया जाएगा, जहाँ पे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाई जाएगी, वहाँ के आसपास रहने वाले जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ज़मीनें जलमग्न हो जाएंगी, उनके गांव जलमग्न हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए क्या है, विनाश है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी, रोजगार, खेत, घर सभी कुछ नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उद्योगपति को तो बिजली मिल जाएगा, लेकिन जो उस आसपास के गांव में जो लोग रह रहे हैं, जहां से बिजली का उत्पादन होगा, उसके आसपास के रहने वाले लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसलिए विकास, एक के लिए विकास हो सकता है तो दूसरे के लिए जो है वो विनाश भी हो सकता है। तो इसलिए इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वो दूसरों के लिए विनाशकारी हो सकता है। अलग अलग मायने। आय एवं अन्य लक्ष्य कहता है, समानतः लोगों की अवधारणा होती है यदि व्यक्ति का विकास लक्ष्य उसकी आय पर निर्भर करता है, परंतु आय के अतिरिक्त अन्य लक्ष्य भी हैं जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं कि आय से हम पता लगा लेते हैं कि वह कौन व्यक्ति समृद्ध है, कौन व्यक्ति समृद्ध नहीं है। लेकिन सिर्फ आय के आधार पर हम जो है समृद्ध का मापदंड नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ और भी चीज़ें विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि सपोज डैट आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है, आपके पास, आप समृद्धशाली हैं लेकिन आपको समाज में बराबरी का हक नहीं मिलता है, आप बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, अमीर हैं, लेकिन दूसरों के लिए आदर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है आय के साथ ज़रूरी होता है, इन चीज़ों का अवधारणा भी। एक उदाहरण से समझते हैं, यदि एक महिला वेतनभोगी कार्य करती है तो वह घर और समाज में उनका आदर और सम्मान बढ़ता है। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण महिलाओं को नौकरी और व्यापार करने की बेहतर माहौल प्रदान करती है। अतः आय के साथ साथ अन्य चीज़ें भी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, एक महिला वेतनभोगी है, इसको आराम से पैसे मिल रहा है, गवर्नमेंट नौकरी कर रही है, तो जब ये नौकरी करती है तो क्या होता है कि घर और समाज में इनकी इज्जत बढ़ जाती है, आदर सम्मान बढ़ जाता है। आप अपने गांव में भी, अपने घर में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये आय बढ़ने के साथ साथ में आपको समाज से अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती है जिसके आप आय से भी तुलना नहीं कर सकते। कहता है विकास का मतलब क्या होता है। विकास, हम लोग सीधे सीधे सोचते हैं कि विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब अच्छी शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, अधिक आय मिल जाए, उच्च जीवन प्रत्याशा में आपकी जीवन, जो व्यक्ति की एक उम्र होती है, औसतन उम्र होती है, वो औसतन उम्र में उसका प्रगति हो। इसके अलावा देश का जो है उच्च सकल घरेलू उत्पाद हो। इसके अलावा अच्छी स्वास्थ्य हो। ये विकास का मायने ये होता है कि मिनिमम जो है व्यक्ति को ये सारी चीज़ें मिले। और देश में, यदि देश की बात करें तो देश में जो है उच्च सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त। अब इस उच्च सकल घरेलू उत्पाद में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, बंदरगाह हो सकते हैं, बांध हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई जिससे जो है देश का जो है आय बढ़े। लेकिन एक व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति के लिए अच्छी स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छी शिक्षा, अधिक आय, जीवन प्रत्याशा, ये मूलभूत चीज़ें हैं जो चाहता है कि उसके पास हो। तो ये विकास के मतलब हो गए। अगला है, हम जो है क्या करते हैं, राज्यों की तुलना, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न हो सकती है। हो सकता है कि धारणाएं दोनों की परस्पर विरोधी भी हो। आमतौर पर विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना उस देश या राज्य की आय से करते हैं। हमारे पास हम व्यक्ति की भी तुलना आय से करते हैं, देश या राज्य की भी तुलना आय करते हैं। हम सीधे सीधे यदि हम भारत और अमेरिका की तुलना करें तो सीधे सीधे यह पता चलता है कि अमेरिका का आय बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय वहाँ ज़्यादा है, इसलिए भारत से वह विकसित है। भारत एक विकासशील देश है क्योंकि यहाँ पे जो है लोगों की आय बहुत ही कम है अमेरिका के लोगों के आय के मुकाबले। तो यहाँ पे आय महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे हम विद्यालय में छात्रों की तुलना उसके शैक्षणिक प्रदर्शन से करते हैं, पर यह मूल्यांकन सही है? नहीं, यह मूल्यांकन सही नहीं है। अब देखिए कैसे है, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए एक छात्र पढ़ने में अच्छा है और हमेशा अव्वल आता है परंतु खेल कूद में नीरस रहता है। एक छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है परंतु खेल कूद में बेहतर है। एक छात्र चित्रकारी में बहुत अच्छा है, एक छात्र गायन वादन में बहुत अच्छा है। ऐसे में इन छात्रों का मूल्यांकन सिर्फ शैक्षणिक स्तर पर हो उचित नहीं है। इनकी तुलना अलग अलग मापदंड पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो बच्चा बहुत अच्छा चित्रकारी करता हो वह बच्चा जो है शैक्षणिक स्तर पर भी अच्छा हो, जरूरी नहीं है।
लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और उसकी बाकी प्रतिभा जो होती है उसको हम लोग गौण कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि मूल्यांकन जो है उसी तरीके का हो जिस तरीके का जो है हम उससे चाहते हैं, उसका हर चीज़ का मापदंड अलग अलग हो, क्योंकि सिर्फ एक मापदंड को रख करके हम उसके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। देशों की तुलना के लिए आय भी एक विशिष्ट कारक है। जिस देश की आय अधिक होती है उसे विकसित समझा जाता है। आय इस अवधारणा पर आधारित है कि व्यक्ति अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति आय के द्वारा प्राप्त कर लेगा। मतलब आय यदि आपका अच्छा है, आपकी इनकम अच्छी है, तो लोगों को लगता है कि उस पैसे से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो आवश्यकता है उसको आप पूरा कर सकते हैं। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय होती है। देश की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसे औसत आय के आधार पर तुलना की जाती है। अब सपोज डेट मान लिया जाए कि आपके परिवार में 5 लोग हैं। यदि आपके घर में जो 5 परिवार हैं उसमें से एक व्यक्ति ही सिर्फ कमाने वाला है और प्रत्येक महीने वह 10,000 रुपये कमाता है, इसका मतलब ये हो गया कि वह एक साल में 1,20,000 रुपया कमाया। जब 1,20,000 रुपया कमाया तो उसको 5 लोग, चूँकि घर में 5 परिवार हैं, तो 5 व्यक्ति से जो है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 5 व्यक्ति से यदि आप उसको डिवाइड करेंगे तो इसी स्थिति में 24,000 रुपया पर ईयर हो गया। मतलब एक व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 24,000 रुपया। ठीक है, एक साल की आय 24,000 रुपया हो गया। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि सपोज डेट यदि किसी के घर में पाँच व्यक्ति हैं और उसके घर में आमदनी 1,20,000 है तो उसको हम 5 से भागा देंगे। ठीक उसी प्रकार से किसी देश की कुल आय यदि 1,20,000 हो और कुल जनसंख्या 5 हो तो 24,000 रुपया जो निकल करके आया वह उस घर के लोगों के लिए प्रति व्यक्ति आय हो गया। ठीक उसी प्रकार से देश पर भी लागू होती है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि वह देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष है उससे अधिक है तो समृद्ध देश माना जाएगा। मतलब जिस देश की आय $12,056 कमाता है या उससे अधिक आती है तो समृद्ध देश, विकसित देश माना जाएगा। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वह देश गरीब कहा जाएगा, निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। लेकिन यदि $995 से ऊपर हो और $12,056 से कम हो, उसके बीच का हो, तो वह जो है मध्य आय वाला देश कहा जाएगा। इसलिए भारत को मध्य आय वाला देश में गिना जाता है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में $1820 था। कहता है राज्यों की तुलना उसकी आय एवं अन्य मापदंड से करते हैं। राज्यों की तुलना उसके आय एवं अन्य मापदंड के द्वारा करते हैं। राज्यों की तुलना एक आंकड़े के द्वारा कर सकते हैं। इस आंकड़े से यह देखें कि क्या आय एक मात्र मापदंड है, विकास की तुलना का या अन्य मापदंड भी जरूरी है। राज्यों की प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे दिखाया गया है कि हरियाणा में 1,62,034 रुपया है प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति की आय हरियाणा में 1,62,034 रुपया है। केरल में 1,40,190 रुपया है और बिहार में 31,456 रुपया है। बहुत ही कम है बिहार में। तो देखते हैं एक तुलनात्मक आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, हरियाणा, केरल, बिहार और कुछ तुलनात्मक आंकड़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय केरल से कहीं अधिक है। इस मामले में हम ये तीनों की तुलना करते हैं तो हरियाणा सबसे समृद्ध प्रांत दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है। यहाँ पे कहता है ये राज्य हैं। यहाँ पे शिशु मृत्यु दर 1,000 प्रति व्यक्ति 2016 में दिखाया गया है, साक्षरता दर दिखाया गया है और निवल उपस्थिति अनुपात, मतलब कि बच्चे जो है वर्ग में, क्लास में कितने जाते हैं, 100 व्यक्ति पर कितने उपस्थित होते हैं, ये दिखाया गया है। तो हरियाणा में देखिए 1,000 में 33 बच्चे का जो है शिशु मृत्यु दर है 33, साक्षरता दर 82% है और निवल उपस्थिति अनुपात जो है वो है 61। केरल में देखिए, केरल हालांकि हरियाणा से आय इसकी कम है लेकिन यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है, मतलब 33 के मुकाबले मात्र 10 है। साक्षरता दर भी हरियाणा से अधिक है, यहाँ पे 94% साक्षरता दर है। और निवल अनुपस्थिति अनुपात, मतलब जो क्लास से बच्चे भागते हैं वो मात्र 17 हैं, मान उपस्थिति कितना है 83 है। बिहार की स्थिति देखिए तो शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है 68 है, साक्षरता दर ही बहुत ही कम है 62% है और निवल उपस्थिति अनुपात भी 43 है, मतलब मात्र 43 बच्चे ही 100 में क्लास में उपस्थित रहते हैं, उनका अटेंडेंस होता है और बाकी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं वर्ग को। तो आंकड़ों से यह साबित होता है कि हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है किंतु
शिशु मृत्यु दर एवं निवल अनुपस्थिति अनुपात केरल राज्य की अपेक्षा अधिक है। इसलिए सिर्फ आय के आधार पर हरियाणा को विकसित राज्य कहना क्या उचित होगा? ये आप सोचिए, आपके लिए प्रश्न है। चलिए सबसे पहले आते हैं शिशु मृत्यु दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर की बात करें हम तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों को अनुपात को दिखाती है, उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। मतलब 1000 बच्चे एक साल में 1 वर्ष की आयु में 1000 जीवित बच्चों में से जितने मर जाते हैं वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जब लिखने पढ़ने जान जाए, ठीक है, तो साक्षर संख्या का अनुपात कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? 14 या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, मतलब जितने बच्चे जो हैं 14 या 15 वर्ष के आयु वाले, वो 100 पर जितने बच्चे यदि वर्ग में उपस्थित रहते हैं तो वो उसका निवल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा। चलिए आइए सार्वजनिक सुविधाएं की बात करते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया से सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं आप, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे पैसे हैं आपके, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी कोरोना का जो है चल रहा है मामला, तो ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन क्या आप इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं ख़त्म कर सकते हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। संक्रामक मुक्त वातावरण बन सकता है? तो नहीं बन सकता है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे, उदाहरण के लिए पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, बिना मिलावट की दवाएं नहीं मिल सकती, संक्रामक बीमारियों से बच नहीं सकते। अतः जरूरी है कि सार्वजनिक सुविधाएं व्यक्ति और समुदाय को बेहतर कर सकती है। तो सिर्फ आय ही एक महत्वपूर्ण मापदंड नहीं है किसी व्यक्ति को विकसित कहने के लिए, समृद्ध कहने के लिए। ये जरूरी है कि उसके पास और भी चीज़ें होनी जरूरी है। इसके अलावा देखते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है उसके बारे में आप देख लीजिए। व्यक्ति के शरीर का उचित पोषण की जानकारी जिस वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करते हैं उसे शरीर द्रव्यमान सूचकांक अर्थात बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। इसके लिए व्यक्ति का वजन किलोग्राम में, उसके लंबाई सेंटीमीटर में के वर्ग से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसका BMI कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इसके लिए BMI क्या है? व्यक्ति के शरीर का उचित पोषण, मतलब आपके शरीर का कितना पोषण है, आपकी ऊंचाई या हाइट के अनुसार कितना वजन होना चाहिए, वो उस आधार को जब हम मापते हैं तो उसको शरीर द्रव्यमान सूचकांक बोलते हैं। इसके लिए व्यक्ति का वजन किलो में होना चाहिए और उसकी लंबाई सेंटीमीटर में होना चाहिए कि वर्ग से भाग देना होता है। वर्ग से भाग दीजिएगा, जो भागफल आएगा उसी का BMI कहलाएगा। समान भारित व्यक्ति के लिए 18.5 से लेकर 24.9 तक के बीच में यदि आता है भागफल तो वह समान भारित व्यक्ति कहलाएगा, मतलब स्वस्थ कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। अति भारित व्यक्ति 25 BMI से लेकर 29.9 BMI के बीच में यदि है तो अति भारित व्यक्ति कहेगा। अल्प भारित व्यक्ति मतलब 18.5 से नीचे यदि आता है तो अल्प भारित व्यक्ति कहलाएगा। यदि किसी व्यक्ति का जो है 30 से अधिक BMI आ रहा है, इसका मतलब उसे मोटापा हो गया है और उसका शरीर उस मापदंड के हिसाब से नहीं है। चलिए अब आइए मानव विकास रिपोर्ट, UNDP में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और पड़ोसी देशों की मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार बताता है कि भारत 130वें नंबर पर है, श्रीलंका 76 नंबर पर है, म्यांमार 148 नंबर पर है, पाकिस्तान 150 नंबर पर है, नेपाल 149 नंबर पर है, बांग्लादेश 136 नंबर पर है। मतलब सिर्फ श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तब जाके स्थिति बनती है, वो भी 130वां नंबर पर है। तो भारत का मानव विकास सूचकांक जो है बहुत ही नीचा है, जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका कहीं बेहतर स्थिति में है। तो इसलिए ज़रूरत है कि भारत के लोगों का भी मानव विकास सूचकांक अच्छा हो सके। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आय के साथ साथ जो है स्वस्थ पर्यावरण भी हो, शिक्षा भी हो, स्वास्थ्य भी हो, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए ये विकास के पैमाने हैं, ये विकास हो गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है जो विकास का पैमाना है वो आय है, वो आय के आधार पर जो है विकास के पैमाने को मापती है। जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो 3 पैमानों को लेकर के चलती है। वो पैमाना है आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये तीनों चीज़ों को देखती है। यदि किसी देश का आय बहुत अधिक है लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट है तो ऐसी स्थिति में वो उसको डेवलप नहीं बोलती है, लेकिन विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह डेवलप कंट्री कहला जाएगा। तो ये है विकास।
विकास की धारणीयता को देखते हैं हम लोग। विकास के सभी देश अपनी आय और जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के वर्तमान प्रकार इसी तरह जारी रहा तो अगले आने वाले वर्षों में प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इन संसाधनों से वंचित हो जाएगी। जैसा कि आप भी जानते हैं, जितना ज़्यादा प्रकृति को आप नष्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको नुकसान होगा। इसलिए जैसे जैसे हम विकास के पैमाने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट भी करते जा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि विकास का पैमाना हमारा बना रहे, लेकिन प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा नष्ट नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हमको यह जरूरी है कि प्रकृति को नष्ट किए बिना हम लोग यदि विकास करते हैं तो यही विकास की धारणीयता है। मतलब विकास की इस धारणीयता में बदलाव लाना जरूरी है। हमें विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखना होगा, संसाधनों का उपयोग नियोजित तरीके से करना होगा तथा अनवीकरणीय संसाधनों का वैकल्पिक इस्तेमाल पर जोर देना होगा। अनवीकरणीय संसाधन, जो संसाधन आने वाले वर्षों में समाप्त हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें नवीकरणीय संसाधनों को अपनाना होगा। अनवीकरणीय संसाधनों का विकल्प तैयार करना होगा कि उसके जगह पर और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कोयले से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं, तो उसके जगह पे आप जो है ज्वारीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा से आप जो है बिजली प्राप्त कर सकते हैं, या जल ऊर्जा से बिजली प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वैकल्पिक व्यवस्था आपको करनी होगी। इसके लिए वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो ये है विकास की धारणीयता। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर उपस्थित होंगे नए चैप्टर के अनुसार। तब तक के लिए धन्यवाद।